वेलकम टू द लास्ट सेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज जिसमें हम बात करेंगे इवैल्यूएशन इन सोशल साइंस, जो कि आपका सीटेट का 8th टॉपिक है एसएसटी पेडागोजी के अंदर। तो इसमें ये आपका 8th टॉपिक है। इससे पहले 7 क्लासेस हम ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने जितने भी सीटेट के पेपर एनालाइज किए, रियलाइज़ किया कि इवैल्यूएशन वाले जो टॉपिक है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आपने ये वाला टॉपिक, मतलब ये एसएसटी पेडागोजी हो, चाहे आपका सीडीपी हो, चाहे आपका इंग्लिश हिंदी पेडागोजी, जो भी लैंग्वेज पेडागोजी है या कोई भी और पेडागोजी है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और इसके पीवाईक्यूज को करिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं असेसमेंट का क्या है, ठीक है। तो जब हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन वैसे इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, तो जब हम असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो होता है वो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने बच्चों को कुछ समझाया और एट द एंड चेक करा कि उन बच्चों को वो समझ में आया या नहीं, या वो जो स्किल्स में चाहती थी या लर्निंग आउटकम्स में चाहती थी बच्चों में डेवलप हो, वो डेवलप हुआ या नहीं। तो वो मैं चेक करती हूँ कि असेसमेंट उस लर्निंग का कैसा रहा है ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इसको आप समेटिव असेसमेंट से भी याद रख सकते हो। तो ये यूनिट टेस्ट हो सकता है, एंड ऑफ द यूनिट, या समेटिव यूनिट जो आप एंड में करते हो हमेशा। तो ये आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब फॉर मतलब क्या होता है? फॉर से असेसमेंट फॉर लर्निंग, एफ फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट एज वेल। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है? आप टाइम टू टाइम चेक करते हो कि बच्चों में वो इम्प्रूवमेंट आया या नहीं, और उस फॉर्मेटिव असेसमेंट के डेटा के हिसाब से आपके नेक्स्ट स्टेप्स डिसाइड करते हो। सो इससे क्या होता है? इट हेल्प स्टूडेंट्स इम्प्रूव वाइल लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, टीचर आस्क्स क्वेश्चंस अबाउट लोकल गवर्नेंस ड्यूरिंग द लेसन टू गाइड अंडरस्टैंडिंग। एक लेसन पढ़ा लिया, उसके बाद मैंने पूछा कुछ सवाल, तो वो हो गया आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, जहाँ पे आप बच्चों से टाइम टू टाइम रेगुलरली चेक कर रहे हो कि पढ़ाई के दौरान ही कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और कैसे आपके डेवलप हो रहे स्किल्स, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तीसरा है आपका असेसमेंट एज लर्निंग। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड दे अंडरस्टैंड कि क्या कमी है मुझ में, क्या मुझ में और बेहतर हो सकता है, एंड उसके हिसाब से वो लोग जैसे जैसे लर्न कर रहे हैं, तो असेसमेंट भी उस लर्निंग का पार्ट है, और वो रिफ्लेक्ट करके अपने आप को क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिसाइज करके, मतलब पॉजिटिव क्रिटिसाइज करके अपना लर्निंग सुधारते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा। चौथा है असेसमेंट इन लर्निंग, विद इन लर्निंग। तो जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और अभी जस्ट मैंने इस स्लाइड के तुरंत बाद पूछ लिया कि अच्छा मुझे बताओ कि असेसमेंट इन लर्निंग से आपको क्या समझ में आया। तो वो लर्निंग के दौरान ही उसी टाइम मैं जस्ट आपसे पूछ रही हूँ, स्टूडेंट्स को एंगेज कर रही हूँ, तो वो होता है असेसमेंट इन लर्निंग, ठीक है। आई होप डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ऑफ लर्निंग एट द एंड, फॉर लर्निंग एक वो यूनिट्स पार्ट्स में होता है, सो दैट आई कैन टेक द डिसीजन कि आगे बच्चों में कितना और मुझे कितना और मुझे पुश करना है अपने बच्चों को, है ना। ठीक है, तो अभी जो हमने देखा उसको जस्ट समराइज करते हैं। आफ्टर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस समेटिव असेसमेंट होता है, जिसमें यू सर्टिफाई द लर्नर कि आपके जो बच्चे हैं उनको आ गया है जो भी हमने इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस पे करा था। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है। एक होता है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, और दूसरा होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक क्या होता है? आप डायग्नोज, हम बात करते हैं ना कि आई एम डायग्नोस्ड विथ सम बीमारी, तो उसका मतलब ये है कि हम किसी लर्निंग डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट या इवैल्यूएशन लेते हैं। तो वो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस होता है कि जैसे मान लो मैंने 3-4 चीज़ें पढ़ा दी बच्चों को, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि उनको नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे गैप ढूंढना है कि एक्चुअल में बच्चे कहाँ अटक रहे हैं। तो तब मैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लूँगी, ठीक है। उसके हिसाब से रेमेडियल टीचिंग होता है। लास्ट दूसरा हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जिसके बारे में बात किया कि टू नो मास्टरी इन कंटेंट, है ना, कि आपको कितना समझ में आया और कितना आप उसको अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में। और बिफोर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी न्यू। इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस से पहले भी आप एक प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ले सकते हो। ये आपके स्कूल टीचिंग में आई डोंट नो कितना आप यूज़ करते हो, बट अगर आपने सुना होगा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट होता है, या फिर बहुत सारे
आपको पता है एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, मान लो बीएड के लिए सीयूईटी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये सब प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होते हैं जो आपको बताता है कि आप किसी भी चीज़ को करने के लिए रेडी हो या नहीं हो। ये डायग्नोस्टिक से अलग है। डायग्नोस्टिक में हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि बच्चों की क्या चैलेंजेस है, बट प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में हम देख रहे हैं कि क्या बच्चा तैयार है कि नहीं किसी भी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हो गया। आई होप क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं कि हम अलग अलग तरीके से अब इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अलग अलग रेंजेस में कि आप कितने टाइम के बाद कौन सा असेसमेंट ले सकते हो और कब ले सकते हो। बट ये कुछ टाइप के असेसमेंट इवैल्यूएशन है जो कि आप, दीज आर द वेज टू आप इवैल्यूएट, है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि आप पेन और पेपर लेके हमेशा इवैल्यूएट करो, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, तो वो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा पोर्टफोलियो असेसमेंट, इससे 100% सवाल आता है सीटेट में, तो आप इसको ध्यान से सुनो। ये है कि कलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट्स वर्क ओवर टाइम शोइंग प्रोग्रेस एंड अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो स्टूडेंट ने एक बहुत अच्छा ऐसे लिखा, या फिर मतलब टाइम टू टाइम बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसका एक पूरा पोर्टफोलियो बना लिया। पोर्टफोलियो जैसे पोर्टफोलियो वैसे बेसिकली मॉडल्स लोग यूज़ करते हैं ना, कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, तो उस पोर्टफोलियो में वो जैसे कोई अगर मॉडल है जिसको अपना फैशन इन सारे लाइन में जाना है, तो वो ये बोलेगी कि ये मेरा फ़ोटो है, ये देखो मैं कैसे पोज कर रही हूँ, देखो मैंने यहाँ इनके साथ काम किया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा पोर्टफोलियो आप कलेक्ट करके किसी भी इंटरव्यू में या कहीं भी जाते हो तो दिखाते हो कि देखो ये इतना अच्छा काम किया है मैंने। तो वही स्टूडेंट के लिए भी अप्लाई होता है कि ये जो है पोर्टफोलियो हम असेसमेंट करते हैं ताकि समझ में आए कि बच्चों का विथ प्रोग्रेस कैसा रहा टाइम टू टाइम, है ना। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल में। बट एनेक्डोटल मतलब ये होता है कि किसी एक मोमेंट में अगर मान लो बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया या बहुत बुरा काम किया, तो उस इंसिडेंट को कैप्चर करना स्टूडेंट स्पेसिफिक। सो यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि रवि एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन क्लास डिस्कशन ऑन डेमोक्रेसी, तो इसमें आपके एज अ टीचर ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए कि कौन से बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो ये एनेक्डोटल इंसिडेंट्स होते हैं। एनेक्डोट मतलब कहानी, कहानी की तरह आप बोल सकते हो। एनेक्डोट मतलब किस्से, किस्से आपको पता है ना हिंदी में, तो किस्से जो होते हैं वो एनेक्डोट्स होते हैं। तो वो रिकॉर्ड हम रखते हैं ताकि मान लो इन फ्यूचर अगर हमें कुछ एविडेंस देना हो कि इस बच्चे का लर्निंग ग्राफ कैसा था। मान लो मैं बोलती हूँ कि डे 1 में जब मान लो सुमित एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, सुमित जो है उसको हिस्ट्री का कुछ नहीं आता था, उसको समझ ही नहीं आता था कि हिस्ट्री का मतलब भी क्या होता है। लेकिन अगर डे 50 में मैं देखूँ तो सुमित खुद से बता पा रहा है, बच्चों को हेल्प करता है कि हिस्ट्री में टाइमलाइंस कैसे देखने हैं, बीसी एसी क्या होता है, एडी बीसी और एडी क्या होता है, कॉमन एरा क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें सुमित बता पा रहा है, तो दैट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड विच आई हैव कैप्चर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोशियोमेट्री, वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि बच्चों की सोशल रिलेशनशिप्स और इंटरेक्शन विद इन अ ग्रुप कैसी है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था नेचर ऑफ सोशल साइंस में कि सोशल साइंस इज़ नॉट अबाउट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। सोशल साइंस का मतलब है कि हम सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं और सोसाइटी में लोग रहते हैं। तो आप सोशियोमेट्री से ये भी टेस्ट कर सकते हो कि बच्चे किस तरह से अपने पीयर्स के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, किस तरह का इंटरेक्शन है। और आपको ये भी पता होगा कि बच्चे जो है अपने पीयर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, सीखते बहुत ज़्यादा है। तो आप ये सोशियोमेट्री का डेटा यूज़ करके देख सकते हो कि बच्चों को कैसे और इम्प्रूव करना है उनके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, है ना। तो ये आपका सोशियोमेट्री का ऑब्जेक्टिव है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब जैसे आपने बच्चों को देखा, रिकॉर्ड किया एंड देन उसको डॉक्यूमेंट किया, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन जैसे आप जब वो मान लो कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं तब आप देख सकते हो, जब वो क्लासरूम में कोई डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं तब देख सकते हो, ग्रुप वर्क में कुछ काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क में कुछ काम किया उन्होंने, हर जगह पे आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हो। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन करना किस चीज़ का, ऐसे जनरली जाके बच्चों को ऐसे घूरने तो नहीं लगेंगे ना। तो दैट्स देयर। ठीक है, दैट यहाँ पे भी एक डिबेट का एग्जांपल दिया है। तो ऐसे अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वे टू इवैल्यूएट। सेल्फ असेसमेंट, आप बच्चों को खुद ही बोलो कि बच्चों आप अपने आप को रेटिंग करके बताओ कि आपको कितना समझ में आया। तो इससे बच्चे खुद सोचेंगे कि अच्छा मैम ने जो पढ़ाया था मान लो सत्याग्रह के बारे में, तो इसमें मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई,
और बट मुझे ये समझ में नहीं आया, मान लो कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें समझ में नहीं आई, तो वो बच्चे फिर मान लो 5 में से अपने आप को 3 या 4 या 2 जितना भी रेटिंग देंगे वो अपने हिसाब से देंगे, और उनको समझ में आएगा कि वो कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं और कहाँ हमको करेक्ट करना है। जैसे आप PYQ सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ सही हो कहाँ गलत हो, दैट इज सेल्फ असेसमेंट ओनली है। पीयर असेसमेंट, अब आपका दोस्त जो है आपको असेस कर रहा है, सो दैट ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पीयर्स जो है वो आपके साथ हमेशा रहते हैं, आपके साथ काम करते हैं, और जैसे ग्रुप वर्क हो गया तब भी टीचर से ज़्यादा उस पीयर को पता होगा कि किसने कितना काम किया है, कितना इन्वॉल्वमेंट है, बच्चों को किस तरह समझ में आ रहा है, तो इसीलिए पीयर असेसमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट, अब ये होता है कि मान लो किसी ने प्रोजेक्ट दिया, ये इससे लास्ट क्लास से भी आप जोड़ सकते हो कि मैंने कोई प्रोजेक्ट दिया और उस प्रोजेक्ट के हिसाब से एट द एंड जो भी हमारा प्रेजेंटेशन रहा, तो बच्चों का उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट था, कैसा उसका आउटपुट है, जो हम चाह रहे थे बच्चों को समझ में आया नहीं आया कॉन्सेप्ट्स, तो वो सारी चीज़ें प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट में होती है। इसमें कहीं ना कहीं ग्रुप असेसमेंट भी कनेक्टेड है, जिसमें हम बच्चों को देखते हैं कि एट अ ग्रुप लेवल वो लोग किस तरह से एंगेज्ड हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट है ओपन बुक एग्जामिनेशन। आई थिंक ये कुछ टाइम पहले CBSE का बहुत न्यूज़ आ रहा था इसमें कि ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा अगले साल से 9th और 10th के लिए। तो इस तरह के एग्जामिनेशंस भी आप ले सकते हो, जिसमें आप चेक कर रहे हो कि आप बच्चों को किताब दे दो, बोलो लो तुम साइंस का SST का बुक लो, बट आपको क्वेश्चंस इस तरह से फ्रेम करने पड़ेंगे कि वो सीधा सीधा बुक में देख के आंसर टेप ना ले, बेसिकली उनको थोड़ा सा सोचना पड़े कि अच्छा ये पॉइंट्स हैं, तो इस पॉइंट को यूज़ करते हुए कैसे मैं अपने आंसर्स को एनालिटिकली सोच सकता हूँ। तो ये बुक्स को एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं, बट आंसर्स जो होते हैं उनको सीधे सीधे नहीं मिलता। अब इस पे आएंगे ओपन बुक एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए ब्लूम्स लेवल पे, जब हम कॉग्निटिव एबिलिटीज भी बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारा क्विज एंड टेस्ट। तो ये तो सिंपल है, आप आई थिंक MCQ आप ले लो या फिर आप अलग अलग तरह के टेस्ट ले सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। डिबेट्स एंड डिस्कशन, डिबेट्स और डिस्कशन से भी पता चलता है कि क्या क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो पा रही है, नहीं बच्चे कम्युनिकेट कैसे कर पा रहे हैं, बिकॉज SST इज़ नॉट ओनली अबाउट कि चैप्टर के एंड में जो टॉपिक्स दिए हैं वो बच्चों को समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एज ए SST टीचर आपको ये भी ध्यान में देना पड़ेगा कि मतलब बच्चे एट दी एंड SST पढ़ाने का 6 to 8 में बेसिकली यही पर्पस है कि बच्चे अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं कि नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, ग्रुप असेसमेंट मैंने उस टाइम पे बोला था, बट इट्स यूज्ड ड्यूरिंग कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, आप थोड़ा सा आप देखते हैं, इस पे सीटेट ने बहुत सवाल पूछे, इसलिए मैंने ये सोचा इंक्लूड करती हूँ। तो यहाँ है इवेलुएटिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज़। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ मतलब आपको कोई भी चीज़ याद कितनी है, क्योंकि SST में बहुत सारी चीज़ें जो आपके फैक्ट्स और आपको याद करने ही पड़ते हैं, है ना, तो वो आपका असेस होता है। आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है किसी भी टॉपिक को लेकर, क्या आपको अगर कोई पूछे कि मान लो वेदर और क्लाइमेट के बारे में डिफरेंस बताओ, तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल। अप्लाई, अगर आपको किसी नए सिनेरियो में अगर कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है तो आप वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एनालाइज, एवेलुएट, क्रिएट, तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप होते हैं। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कैसे डेवलप हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछने से डेवलप हो सकते हैं, ये सीटेट ने पूछा है, तो हम इस पर थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे रिमेंबरिंग में हम ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट डू आई एक्सपेक्ट द लर्नर टू नो, है ना, उसको क्या पता होना चाहिए, तो दैट इज व्हाट वी चेक एट रिमेंबरिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग में हम चेक करते हैं कि कैन लर्नर्स इंटरप्रेट व्हाट दे नो, जैसे मैंने बोला कि क्या वो, जैसे अगर आपको आज ये समझ में आ गया टॉपिक इवैल्यूएशन इन सोशल साइंस, तो क्या आप अपनी समझ से एक्सप्लेन कर सकते हो किसी और को, तो वो हम समझना चाहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। कैन दे एक्स्ट्रापोलेट फ्रॉम व्हाट दे नो, एक्स्ट्रापोलेट मतलब क्या वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को एंड देन उसको यूज़ कर सकते हैं। अप्लाइंग मतलब कैन लर्नर सी द रेलिवेंस ऑफ दिस आइडिया टू दैट सिचुएशन, है ना, कोई रिलेवेंस है आइडिया का किसी और सिचुएशन में, दैट इज अप्लाई लेवल। एनालाइज में आप चेक करते हो कि कैन लर्नर्स एनालाइज एलिमेंट्स टू द ऑफ द सब्जेक्ट फील्ड, कैन द एनालाइज रिलेशनशिप्स इन द फील्ड, कैन द एनालाइज ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट बेसिकली क्या मैं कोई भी टॉपिक को एनालाइज कर सकती हूँ, क्या मैं समझ सकती हूँ कि ये सही है या गलत है, क्या इसको ऐसे होना चाहिए या कोई और तरीके से हो सकता है,
जैसे अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर मैं पढ़ रही हूँ, मैंने कोई एक आर्टिकल उठा लिया और तो मैं उसको एनालाइज कर रही हूँ कि नहीं, ये आर्टिकल में ये जो लिखा हुआ है दिस इज़ नॉट मेकिंग सेंस, इसको कोई और तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए था. सो दैट इज एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन. इवेलुएटिंग, अगेन एनालाइज और इवेलुएट कहीं ना कहीं थोड़े से सेम हो सकते हैं, बट इवेलुएटिंग इज मोर अबाउट मेकिंग जजमेंट्स बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एविडेंस, है ना. एनालाइज मतलब जितना आपको समझ में आ गया उसके हिसाब से आपने रिस्पॉन्ड किया, आपने क्रिटिकल थिंकिंग की. बट इवेलुएटिंग मीन्स आपके पास एविडेंसेस हैं दो, एंड आप इवेलुएट कर रहे हो कि क्या सबसे बेस्ट रहेगा इन दोनों में से. क्रिएटिंग, बिल्कुल नया कुछ आप बना पा रहे हो यूज़ करके, तो ये सारी चीज़ें आपके ब्लूम्स के लेवल्स हैं. तो जैसे रिमेम्बरिंग में आपका मेमोराइजेशन, रिकॉग्निशन, रिकॉल और फैक्ट्स चेक करते हैं, जिसमें आपके ये सारे एक्शन वर्ब्स आने चाहिए. आप ये वीडियो पॉज करके देख सकते हो, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी एक एक करके. आप इसमें देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. ये आपका अप्लाई, एनालाइज और इवेल्युएट के लिए है, और लास्ट में आपका क्रिएट के लिए है. ठीक है, वही जो हमने अभी इतना डिटेल में क्वेश्चन वाइज डिस्कस किया, वही इसमें भी सेम है, थोड़ा सा और डिटेल में बात किया गया है. ओके, विथ दैट आवर दिस सेक्शन इज कंप्लीटेड. अभी चलो PYQ सॉल्व करते हैं. ओके अच्छा, आप अभी 1 से लेकर 10 तक अपने नोटबुक में लिख लो और चेक करते जाओ कि आपको 10 में से कितने मार्क्स मिले. ठीक है, ओके ओके. सो तो पहला सवाल है वो ये है कि अ वेल डिजाइन पोर्टफोलियो असेसमेंट इन सोशल साइंस शुड बी. कैसा होना चाहिए पोर्टफोलियो असेसमेंट? आपको याद है ना पोर्टफोलियो क्या है? पर्पसफुल एंड सिस्टमैटिक, ठीक है. रिफ्लेक्ट रेगुलर असाइनमेंट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ ये भी हो सकता है. फोकस मेनली ऑन द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट कार्ड, इज दिस ट्रू? एक्यूमुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो A, B और D तो हो सकता है. रिपोर्ट कार्ड कि मतलब रिपोर्ट कार्ड की सिर्फ बनाने के लिए मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, ऐसा पर्पस नहीं है. पोर्टफोलियो का पर्पस ये है कि स्टूडेंट्स को, मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि बच्चे टाइम टू टाइम कैसे ग्रो कर रहे हैं. रिपोर्ट कार्ड इज लाइक एन एंड गोल, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वॉल्विंग टीचर्स इन considered important in the development of social science assessment framework. टीचर्स को सोशल साइंस असेसमेंट फ्रेमवर्क में इंक्लूड क्यों करना चाहिए बनाते टाइम? इंटीग्रेट कॉन्टेम्पररी इवेंट्स एंड प्रिवेलिंग चेंजेस, ठीक है. अच्छा ये देखो, इसमें असेसमेंट, बच्चों का असेसमेंट के बारे में बात नहीं हो रही, इसमें ये बात हो रही है कि अगर आप एज ए SST टीचर हो तो आपको मान लो CBSE या कोई भी एग्जाम में बना रहा है SST का कोई पेपर या SST के असेसमेंट्स, तो उसमें टीचर्स को क्यों इन्वॉल्व करना चाहिए वो पूछा गया है यहाँ पे. ठीक है. B है आपका, मेक करिकुलम एंड इवेल्युएशन ओनली सब्जेक्ट सेंटर एंड टू लिमिट इट्स स्कोप. Save time, labor and money by using teachers only as a resource. Make necessary changes according to the level of teachers by using the experiences. अच्छा बताओ क्या सही हो सकता है? पॉज करो और अपना आंसर दो. सो फर्स्ट इज ट्रू. इंटीग्रेट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, मतलब आज के डेट में जो भी चेंजेस हैं, एज SST टीचर आपको ग्राउंड रियलिटीज़ पता है, तो आप वो इंसाइट्स लेके जा सकते हो और वो फ्रेमवर्क बनाने में काम आ सकता है. तो A इज़ करेक्ट. ए हर जगह A पूछा है. ठीक है. मेक करिकुलम एंड इवेल्यूशन ओनली सब्जेक्ट सेंटर एंड टू लिमिट इट्स स्कोप. ओनली सब्जेक्ट सेंटर तो हम नहीं करना चाहते, राइट. तो B हटा दो. बी दो, थर्ड और फोर्थ में से कोई होगा. सेव टाइम, लेबर एंड बाय यूजिंग टीचर्स ओनली एज अ रिसोर्स, है ना. मतलब आप एक्सपर्ट्स हायर कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी से बुला रहे हो, तो इतना मेहनत क्यों करना है जब टीचर्स ही आपके एक एज अ रिसोर्स पर्सन काम कर सकते हैं. तो C इज़ ऑल्सो डेफिनेटली ट्रू. तो C आपका तो कहीं भी नहीं दिख रहा. तो A और C अभी तक हमको लगा है, B हमने नहीं है. तो अगर B भी नहीं है, C यहाँ पे आ रहा है, तो फिर D भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि D जो है इट इज़ अबाउट मेक नेसेसरी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ टीचर. टीचर्स के लेवल और एक्सपीरियंस के हिसाब से. यहाँ पे हम सोशल साइंस के असेसमेंट फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये तो नहीं होगा ना कि अगर मेरा लेवल SST पढ़ाने का कम है तो मैं असेसमेंट का भी लेवल कम कर दूंगी. तो दैट डजंट मेक सेंस, राइट. अगर हम उनके एक्सपीरियंस को यूज़ करके बढ़िया असेसमेंट बना सकते हैं तो ठीक है, बट उनके लेवल को करके अगर कम उसकी असेसमेंट की क्वालिटी कम कर देंगे तो देन इट्स नॉट फेयर. सो ओनली A इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है. D देखो ट्रिकी था, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है. और ऐसे ही क्वेश्चन पे हम गलत करते हैं वैसे, है ना.
ओके, थर्ड है हमारे अलग अलग टाइप्स के स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं, इनको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन, नॉर्मेटिव कंसेंस, एक्सप्लेनेशन। देखो, एक्सप्लेनेशन, लिसनिंग, एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस एंड फाइंडिंग आउट फ्रॉम अदर्स, ये डिस्कशन हो सकता है। जब आप बातचीत करते हो तो सुनते हो, एक्सप्रेस भी करते हो अपने ओपिनियंस, और समझ में आता है दूसरों के और थॉट प्रोसेस को। तो ए का 4 है, तो तीनों में ए का 4 है, तो तीनों में से कोई एक सही होगा। सेकंड तो आप हटा ही दो। ऑब्जर्वेशन मतलब कुछ देखना है ना, रिपोर्टिंग, नरेटिंग, पिक्चर रीडिंग एंड ड्राइंग, बी का 3 हो सकता है। तो अगर आप 1 और 3 आपके पास बच गए हैं ना, बी का अगर 3 हम कर रहे हैं तो बी का 2 तो नहीं हो सकता, मेकिंग लॉजिकल कनेक्शंस है ना। तो नॉर्मेटिव कंसर्न्स मान लो, अगर आपको नहीं पता है नॉर्मेटिव कंसर्न्स का मीनिंग क्या होता है। एक्सप्लेनेशन में सेंसिटिविटी टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड, तो ये तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मे बी सी का अगर 1 होगा तो डी का 2 हो जाएगा। दैट्स ट्रू, राइट। अच्छा, तो नॉर्मेटिव कंसर्न्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। हमारा नॉर्मेटिव कंसर्न सॉरी, नॉर्मेटिव कंसर्न्स होते हैं हमारे कि बच्चों भी जैसे नॉर्म्स, नॉर्मेटिव मतलब नॉर्म्स जो भी होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए बीइंग सेंसिटिव टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, शोइंग कंसर्न्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज टू। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमने बात किया था, डायग्नोस, डॉक्टर मुझे डायग्नोस कर दो, मैं बीमार हूँ। तो इट इज़ अबाउट ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के बारे में हमें जानना है या उनकी पढ़ाई के बारे में हमें जानना है। गेट टू नो अबाउट द नॉलेज सिस्टम ऑलरेडी पॉजेसेस, ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि बच्चों को अभी कितना आता है और इसके हिसाब से मुझे और कितना अपना प्लानिंग करना है, वो हो सकता है। क्लासीफाई लर्नर्स इनटू कैटेगरीज, कैटेगरीज किस चीज़ की कैटेगरीज यहाँ वो नहीं बताया है। तो इट्स डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का कोई पर्पस नहीं है कि हम कैटेगराइज करें। टू असेस द लर्नर्स, असेस द लर्नर्स बहुत बहुत वेग है। अगर स्पेसिफिक होता टू असेस द लर्नर्स टू नो वेयर दे आर करेंटली तो शायद हम करते। तो डी भी आई थिंक कहीं ना कहीं नहीं हो सकता। तो ए एंड बी इज समथिंग दैट वी कैन गो अबाउट। ए में भी वैसे डाउटफुल है क्योंकि लर्नर्स कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, बट स्टिल आई थिंक अगर मतलब अगर मुझे पता चले कि बच्चे जो है बहुत इंट्रोवर्ट हैं या फिर बहुत शाय हैं, तो मुझे आई थिंक उसी हिसाब से फिर अपने क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो ए एंड बी इन दैट केस मेक सेंस। तो ये आंसर की सीटेट के ऑफिशियल आंसर की है, इसीलिए मैंने ये रखा है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following technique is most effective to assess individual performance of a student working in a group work? सी, अभी इससे पहले आपने प्रोजेक्ट वर्क के बारे में हमने पूरा पढ़ा था। उसमें ग्रुप वर्क एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था जिसमें हमने देखा था रूब्रिक्स कैन बी अ वे टू गो अबाउट इट। एमसीक्यू भी हो सकता है, आई डोंट नो। प्रेजेंटेशन, पोर्टफोलियो, तो देखते हैं इसमें ए और डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि सी ग्रुप टास्क में एमसीक्यू पूछ के क्या ही हो जाएगा, आप रिमेंबरिंग चेक कर लोगे, अंडरस्टैंडिंग चेक कर लोगे, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आएगा ना कि एक्चुअली में किस तरह से परफॉर्म किया है। प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी वेग, सो ए एंड डी कैन बी द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ सवाल देखते हैं। 60% वेटेज इज गिवन टू द टीचर्स टू ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन अ सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर। विच स्किल डज द टीचर वॉन्ट टू टेस्ट अमंग स्टूडेंट्स थ्रू दिस स्ट्रैटेजी। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब आपको बहुत अपने आप से बना के फैक्ट, ऐसा नहीं है कि पानीपत का बैटल कहाँ हुआ था और क्यों हुआ, कहाँ हुआ था बेसिकली, तो ऐसे सवाल नहीं। पानीपत के बैटल से कितने लोगों की ज़िंदगी अच्छी हुई, या फिर क्या हुआ पानीपत के बैटल से, क्या लर्निंग्स रहे, ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो इससे राइटिंग स्किल्स ओनली, दैट्स नॉट ट्रू। इंट्रापर्सनल स्किल्स, आपको पता है इंट्रापर्सनल स्किल्स क्या होते हैं? ये हो सकता है। इंट्रापर्सनल मतलब मैं एज अ पर्सन कैसी हूँ, इंटर मतलब मैं अपने दोस्त के साथ कैसी हूँ, कैसे बातचीत करती हूँ, इंट्रा मतलब मैं अपने आप एज अ पर्सन कैसी हूँ। तो कहीं ना कहीं ओपन एंडेड क्वेश्चन से मेरे थॉट प्रोसेस क्या है, मैं कैसे सोचती हूँ, मैं कैसे रीजनिंग करती हूँ, वो सब पता हो सकता है। तो बी कैन बी द आंसर, बी बी बी, ठीक है, 1, 3 और 4 में है। लॉजिकल एंड क्रिएटिव स्किल्स, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, चलो तो आपका बी, सी और डी कैन बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन,
Consider the statement A and B and choose the correct option of the following. Summative assessment monitors the learner's progress throughout the teaching learning process. हमने ये पढ़ा था, समेटिव असेसमेंट थ्रू आउट होता है या लास्ट में होता है. फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द कोर्स. देखो सीटेट ने कंफ्यूजन के लिए इतना बढ़िया क्वेश्चन बनाया है. फॉर्मेटिव की जगह समेटिव डाल दिया, समेटिव की जगह फॉर्मेटिव डाल दिया. ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका थ्रू आउट होता है. समेटिव इज लाइक समराइजिंग. मैं ऐसे याद करती हूँ कि समेटिव मतलब समरी. समरी कब हम लिखते हैं? लास्ट में लिखते हैं. तो लास्ट में असेसमेंट होता है. तो दोनों ही गलत है. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन से आपको बहुत बचना है और इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. अच्छा, ये वो ब्लूम्स वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन असेस द इवैल्यूएशन एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज. ठीक है, अब यहाँ कॉग्निटिव एबिलिटीज बोल के डरना नहीं है. कॉग्निटिव एबिलिटीज मतलब वही ब्लूम्स के लेवल है. तो देखते हैं कि इसमें क्या, कौन से क्वेश्चन से हम कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक कर सकते हैं. पोषण अभियान इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ इंडियन चिल्ड्रेन. एग्जामिन द स्टेटमेंट विद एविडेंस. ठीक है, ये बहुत ओपन एंडेड एविडेंस स्टेटमेंट है. तो ठीक है, हमको इसको एग्जामिन करना है, तो ये हो सकता है. अच्छा, इसका करेक्ट आंसर मैंने पहले हाईलाइट कर लिया. बी, अच्छा ए और बी आपका है. देखते एक्सप्लेन. तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने को कहा है, इसीलिए शायद ये बी है. डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जनधन योजना. अब फीचर्स तो क्या, आपके 3-4 फीचर्स जो होंगे उसका ही क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है आप लिख दोगे. तो इसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज कुछ डेवलप नहीं हो रहे हैं. और डी जो है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज़ डिक्लाइंड इन द पोस्ट 1991 इंडिया, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. मतलब डी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज को तो डेवलप कर रहा है, बट आई डोंट नो, आई हैव टू चेक कि ये क्यों नहीं इंक्लूडेड है. जस्टिफाई करना है हमें स्टेटमेंट को, तो जस्टिफाई करने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. तो यहाँ आई थिंक कुछ इवेलुएट नहीं कर रहे हैं हम, जस्टिफाई करना चाह रहे हैं. तो दैट्स वाई मे बी इसका आंसर ए और बी है. देखो सी तो डेफिनेटली नहीं होगा. अच्छा, ऑप्शन देखते हैं. ए बी, अच्छा ए बी और डी ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए ए और बी है. ए बी डी ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए ए और बी है, क्योंकि डी भी हो सकता है. ठीक है, ओके. 9th देखते हैं. यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, होमवर्क एंड क्वेश्चंस आस्क्ड टू स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग फॉल अंडर विच कैटेगरी? फॉर्मेटिव, राइट. अच्छा, यहाँ पे आपका एक क्राइटेरियन बेस्ड असेसमेंट है. ये भी आपका कहीं कहीं पूछा जाता है कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है. तो मैं आपको सिंपल बता दूँ. क्राइटेरियन रेफरेंस मतलब सी फॉर क्राइटेरिया, सी फॉर सीटेट, है ना. तो सीटेट में क्या होता है, आपको जैसे 90 मार्क्स लाने तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, तो क्राइटेरियाज आप डिसाइड कर लेते हो उसमें. तो वो क्राइटेरियन टेस्ट होते हैं. तो मैं जब भी क्राइटेरियन टेस्ट आता है तो मैं सीटेट का एग्जांपल याद करती हूँ कि हमको बच्चों के लिए कोई बेंचमार्क सेट करना है और उतना आ गया, इसका मतलब बच्चे पास हो गए हैं. तो दैट इज़ क्राइटेरियन टेस्ट. नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है वो पियर्स के कॉन्ट्रास्ट में एसेस होता है. और इसके लिए मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम याद करती हूँ, जिसमें आपके प्रीलिम्स में क्या होता है, नॉर्म रेफरेंसिंग होती है कि आपकी रैंकिंग होती है कि आप दूसरे बच्चों से कितने अच्छे हैं और कितने आगे हैं. तो नॉर्म रेफरेंस मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम, और क्राइटेरियन मतलब सीटेट या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम्स. ठीक है, ओके. एंड नेट में भी यही होता है ना कि आपका कट ऑफ आता है, मान लो 300 मार्क्स है, उसमें से 180 में आपका कट ऑफ जाएगा. तो वो आपका क्राइटेरिया उन्होंने सेट कर दिया वहाँ पे. उससे ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो सारे क्लियर हो गए, उससे नीचे जितने बच्चे हैं वो सारे फेल हो गए. तो यहाँ पे कोई रैंकिंग नहीं हो रही है कि रैंक 1 में जो है वो बच्चा पास है, रैंक 2 में फेल है. बट नॉर्म रेफरेंस में पास फेल का चक्कर होता है. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट टॉपिक. Which of the following will be the best way to assess students' progressive growth and achievement and can also be used as evidence to show to parents if needed? ठीक है, तो पेरेंट्स को भी दिखाना है, एविडेंसेस भी देखने हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं? टर्म एंड एग्जाम मार्क्स. ठीक है, अब यहाँ पे रूब्रिक्स क्यों नहीं? क्योंकि रूब्रिक्स तो एक तरीका है असेस करने का, ये हम एविडेंस की तरह से नहीं दिखा सकते, वो बहुत रॉ फॉर्म में होता है. रिपोर्ट कार्ड दिखा सकते हैं, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट देयर. ए एंड सी कहीं नहीं है, इसीलिए मे बी. पोर्टफोलियो से आप प्रोग्रेसिव ग्रोथ दिखा सकते हो, बट अचीवमेंट के बारे में भी बात किया गया है, राइट.
सो पोर्टफोलियो भी नहीं हो सकता, इसीलिए ए इज़ द ओनली आंसर। तो आप देख रहे हो कुछ टेक्निकल आंसर्स भी है जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है, एलिमिनेट करना पड़ रहा है, ऑप्शंस को देखना पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, विथ दैट वी हैव क्लोज्ड आवर ऑल 8 यूनिट्स। अब आपके अपकमिंग क्लासेस में ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं इंक्लूड करूँगी, जो कि आपके सारे PYQs विथ एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज, वो सिर्फ PYQ स्पेसिफिक रहेगा, उसमें हम कॉन्सेप्ट्स में नहीं बात करेंगे। दूसरा SST की हम मैराथन करेंगे जिसमें 1 से लेके 8 तक के जो भी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको देखेंगे। तीसरा, मैं चाहती हूँ कि आप भी कमेंट करें और सजेस्ट करें कि मतलब आप किस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं, ताकि मैं उस पर तैयारी करूँ, रिसर्च करूँ और आपके सामने लेके आऊँ। ठीक है, विथ दैट वी आर टुवर्ड्स द एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज अबाउट मी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।